यार वो जो ज़रिश है ना तेरे भाई का ईमान ख़राब कर रही है। सरमई धुआं दायरों की शक्ल में फ़िज़ा में आज़ाद हो रहा था। कौन वो भिखारन? वो पेशानी पे बल डाले उसे देखने लगा। हाँ वही तो। तू जानता है ना मैंने कभी किसी की इजाज़त के बगैर उसे टच तक नहीं किया, लेकिन दिल चाह रहा है वो मेरे पास आए। वह तख़य्युल में इसका चेहरा देख रहा था। ऐसा क्या है उसमें? मुँह बनाता हुआ बोला। जो मुझे दिखाई दे रहा है तू नहीं देख सकता, छोड़। वो सर झटकता हुआ बोला, लेकिन फिर भी वो खरीदना चाहता था। यार सोच ज़रा, उसे किसी ने छुआ नहीं है। मोहम्मद वाइज रज़ी हयात उस तक रसाई हासिल करेगा। ऐसी लड़कियों की बात ही अलग होती है। वो बाईं आंख दबाता हुआ बोला, हाँ वो तो है, लेकिन कोई क्लास भी तो होनी चाहिए ना। वो खफकी से बोला, बाहर चलते हैं। वह खड़ा होता हुआ बोला, अब बाहर क्यों? वो घूरता हुआ बोला, ऐसे ही कुछ खा लेंगे। वो जैकेट पहनता हुआ बोला। फैडी टेबल पर रखता फ़ोन उठाने लगा। तुम यूनिक क्यों नहीं आ रही? मिशेल उसे घूरती हुई बैठ गई। आजकल फेयरवेल की तैयारी हो रही है। और वो बोलती हुई खामोश हो गई। और क्या? वो सीधी हो गई। यार वो वाइस पता नहीं क्यों मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें जैसे बहुत कुछ बावर करवा रही थी। वो लब काटती फर्श को घूरने लगी। तुम डर रही हो उससे? वो मतहैयर सी बोली। इतनी बहादुरी भी महंगी पड़ जाती है। हर चीज़ इत्तेदाल में चिलकती है। अगर मैं उससे मुकाबले पर उतरूंगी तो तुम जानती हो वो कैसे इंसान है। मैं कोई नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकती। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। डर कर घर बैठ जाओ, ये क्या बात हुई? वो खफा अंदाज में बोली। यार मैं डर कर नहीं बैठी, बस सोचा कुछ दिनों के लिए मंजर से गायब होना ही बेहतर है। वैसे भी लेक्चर तो आजकल ना होने के बराबर है, फिर फ़ायदा। वो बाज मरती खड़ी होगी। हाँ ठीक कह रही हो, इतनी दूर किराया लगा कर जाओ, लेक्चर लेकर वापस आ जाओ। वो मुँह बजोड़ती हुई बोली, तुम सुनाओ, बोर हुई मेरे बगैर? मुस्कुराती हुई बोली, बहुत खुश हो ना? जल्दी पर तेल का काम ना करो अब तुम। वो रुख मोड़कर बैठ गई। तुम्हारा नंबर बंद था, मैंने बहुत बार कॉल की, चेक चाहे तो चेक कर लो। वो बोलते हुए फिर से उसके सामने बैठ गई। ये लो बच्चों, चाय पियो, फिर तुम्हारे अब्बू आते हैं तो मैं कुछ मंगवाती हूँ। वो जरिश को देखती हुई बोली, ठीक है अम्मी, दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। वो ज़रा ज़ोर से बोली। यार यासर मुझसे नाराज़ हो गया है। वो सर झुकाकर बोली, मुझे तो समझ नहीं आता तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? वो झुंझलाकर बोली, यार वो मेरी मोहब्बत है। वो ज़ोर देकर बोली, निकाह से पहले मोहब्बत हराम होती है और हराम चीज़ों में कभी बरकत नहीं पड़ती। वो तासुब से बोली, ऐसे तो मत कहो। वो आंसू पीती हुई बोली, मिशेल जो सच है वही कह रही हूँ। और मुझे बताओ ये कैसी मोहब्बत है जो मुलाकात ना करने पर उड़ गई? अगर मोहब्बत की बात करती हो तो गालिब के ज़माने की मोहब्बत देखो, जो एक बार देखकर सारी ज़िंदगी का रोक लगा लेते थे। ना मिलने की ख्वाहिश, ना बात करने के रवादार। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी इज्जत पर कोई हरफ ना आए। उनकी मोहब्बत में सिर्फ चाहना होता था, बेगर्स मोहब्बत आजकल की मोहब्बत की तरह नहीं। बातें करना, मिलना मिलाना। वो सरदा भरती बात अधूरी छोड़ गई। मुझे गिनती भूल गई है, कितनी बार तुम मुझे ये बता चुकी है। वो मुंह बनाते हुए बोली, और समझ फिर भी नहीं आती? वो नफ़ी में सर हिलाती तासुब से बोली, यार बस मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो मुंह बनाती हुई बोली, दफ़ा करो से, मैं तुम्हें नोट्स दिखाती हूँ, जवाब बनाए हैं। वो कहती हुई बेड से उतर गई। वो सियाह रंग का पेनकोट पहने हुए था, शेव आज बड़ी हुई थी, जो उसकी शख्सियत का आईनादार थे। जैनी ने भी ब्लैक पार्टी ड्रेस जेबन कर रखा था। वो वाइस के साथ खड़ी थी। ऐसा लग रहा है हम बिन बुलाए मेहमान हैं। मिशेल आसपास लड़कियों की ड्रेसिंग देखती हुई बोली, तुम समझो आसपास कोई है ही नहीं, हम फिजा लोगों के साथ बैठ जाते हैं। वो निगाह दौड़ाते हुए बोली, यही लम्हा था जब वाइस की नज़र उस पर पड़ी तो पलटना भूल गई। लाइट कलर की लिपस्टिक लगाए, ब्राउन कलर का लिबास तन किए हुए थी। उस हल्की सी तैयारी से भी वो पुरकशिश लग रही थी, जब से जालिम इसकी पलकें और आंखें थी जिनमें वाइस डूब रहा था। जैनी मैं अभी आता हूँ। वो मैम नाजिया की जाने बढ़ता हुआ बोला, मुझे आपका फ़ोन चाहिए। उसने सरगोशी की। क्यों? वो ताज्जुब से उसे देखने लगी। कुछ काम है, दें जल्दी। वो बिजाने पर बल डाले उन्हें देख रहा था। उन्होंने क्लच से फ़ोन निकालकर लॉक खोला और वाइस के हाथ पर रख दिया। अभी मिल जाएगा, वो कहता हुआ एक तरफ को आ गया। वो लब दबाए मैसेज टाइप करने लगा। अब उसे जवाब के इंतज़ार था। 1 मिनट बाद जवाब आ गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रेंगी। ज़बरदस्त वाइस। वो खुद को सहराता हुआ नाजिया के पास आ गया। फ़ोन उन्हें लौटाकर वो कॉरिडोर की तरफ चल दिया। मिशेल, मैम नाजिया का मैसेज आया है, मैं अभी आती हूँ। वो कहती हुई खड़ी होगी। क्या हुआ, क्यों बुलाया है तुम्हें? वो कहती हुई खड़ी होगी। यार वो उस दिन के मुतालिक उन्हें कुछ बात करनी है। वो आहिस्ता से कहती चलती। उसके कदम कॉरिडोर की सिमत में थे। दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए चलती जा रही थी। वो रोशनी से दूर आ गई थी। कहीं कहीं बल्ब रोशनी बिखेर रहा था। वो जो उसका मुंतज़िर था, जो ही उसे देखा तो दबे कदम कमरे से बाहर निकल आया। वो उसका हाथ पकड़कर इस नीम तरी कमरे में ले आया। इस अचानक गिरफ्तार पर वो पुकला गई। दरवाज़ा बंद करके इसकी जानिब घूमा। तुम? उसकी आंखें फैल गई। नीम तरीके में भी वो इस कमीने को पहचान सकती थी। अब जल्दी से मेरी बात सुनो। देखो यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, समझ रही हो ना? तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तो अब तुम ये अपनी पाक दामने का ड्रामा ख़त्म करो। उसकी जानिब बढ़ता हुआ बोल रहा था, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? और कुछ नहीं है।
वो गुस्से में फनकारी, हाँ हाँ, ये सब डायलॉग सब तो याद हो गए हैं। सारी लड़कियां पहले ऐसे ही करती हैं, बाद में दूर होने का नाम नहीं लेती। वो कमीनगी से देख रहा था। हाँ, होती हैं ऐसी लड़कियां, लेकिन मेरा शुमार उन जैसी लड़कियों में मत करो ना। मैं वैसी हूँ, और हटो मेरे रास्ते से। मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। वो बेखौफ खतर उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। ओके, कितने पैसे लोगे बताओ। वो जेब में हाथ डालते उसे देखने लगा, फिर आगे बढ़कर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। वो शश दो रह गई। वो ये खरीद तुम वहीं जाकर करो जो ये कारोबार करती हैं, और कोई तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं होता। वो झटके से अपनी कलाई आज़ाद करवाते हुए बोली। ये अल्फाज किसी तमांचे की मानद उसे अपने मुंह पर पड़ते महसूस हुए थे। वो लाख बुरा सही, लेकिन कभी किसी की जरूरत नहीं हुई थी उसके मुंह पर ऐसा कुछ कहने की। तुम हो क्या मुझे बताओ, और ये ड्रामा ख़त्म करो अब। और फिर से उसकी जाने बढ़ने लगा। आइंदा मुझसे दूर रहना, अपने जैसे लोगों को दावत दिया करो, ऐसे काम होगी। वो हनकारा भरती तेजी से बाहर निकल गई। ठीक है, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो दांत पीसता हुआ बोला। वो तेज तेज कदम उठाती हॉल की जाने बढ़ने लगी। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो चुकी थी। क्या हुआ था वो समझने से कासिर थी। पैडी, मेरी बात सुन। कुछ भी हो जाए, आज अरिश घर नहीं जाएगी, ये तेरे जिम्मे है। इसे मेरे पास लेकर आ। इस पर गुस्सा और शैतानियत सवार थी। हुआ क्या है। वो भी परेशान हो गया। यार, उसने मुझे रिजेक्ट किया, मोहम्मद वाइज रजी हयात को। अब उसे इसकी मुलाकात याद दिलाऊंगी तो देखना पाँव पड़ेगी मेरे। वो बदले की आग में जलने लगा। यार रिलैक्स, ऐसा कोई गलत कदम मत उठा लेना। वो वाइस के गुस्से से वाकिफ था, इसलिए उसे ठंडा करने की कोशिश करने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज की रात वही चाहिए, समझा। तो वैसे कॉलर से पकड़ता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, मुझे क्या, मेरी कौन सी मासी की बेटी है। मैं कुछ करता हूँ तो जैनी के साथ अब तक इंजॉय कर। उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। इंजॉय अब खाक होगा, सारे मूड का बेड़ा गर्क कर गई वो हंकारा भरता हुआ बोला। क्या हुआ बेबी। जैनी उसके करीब आती हुई बोली। कुछ नहीं। वह खुरदरे पान से कहता चलने लगा। इतना गुस्सा मेरी जान को, मुझे तो बता। वो उसके साथ चलने लगी। फैडी बालों में हाथ फेरता सोचने लगा। कैसी हो नूर। ऐसन फ़ोन कान से लगाता हुआ बोला। ठीक, मुख्तसर सा जवाब आया। आजकल कहाँ होती हो तुम। वो तंज करता हुआ बोला। घर पर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है। उसके लहजे से उदासी छलक रही थी। अच्छा है, हाँ तुम्हारे घर हमसाया है ना, फिर क्या ज़रूरत कहीं जाने की। वो चबा चबा कर बोला। तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वो तिल मिलाकर उठी। बिल्कुल, मुझ तक ऐसी ही खबरें पहुँच रही हैं। वह हंकारा भरता हुआ बोला। और ये खबरें कौन पहुँचा रहा है। वो जब्त करती हुई बोली। जो भी हो, तुम्हें उससे क्या। तुम मेरी बात का जवाब दो। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। एहसन रजी हयात, मुझसे बुलंद आवाज़ में बात मत किया करो। वो बरहम हुई। तुम अच्छे से जानती हो हमारे यहाँ औरतों से कैसे बात की जाती है। वो जैसे उसे बावर करवा रहा था। तुम्हारा मतलब शादी के बाद भी तुम मुझे ऐसे ही जलील करोगे। वो हाथ के पुश से आंसू साफ करती हुई बोली। जो तुम करोगी वही भरोगी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें जलील करने का। वो बोलता हुआ टहलने लगा। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। वो बार बार रुखसार साफ कर रही थी। क्योंकि तुम भी पहले ऐसी नहीं थी। वो तासुस से बोला। नूर बात सुनो। ये हमजा की आवाज़ थी जो एहसन बखूबी पहचानता था। ओह, तो तुम्हारे कमरे तक आता है वो। इंटरेस्टिंग। जाओ, तुम्हें बुला रहा है। वो तंग तिनक कर कहता फ़ोन बंद कर गया। हेलो हेलो। वो हेलो करती रह गई। खुद पर जब्त करते हुए खड़ी होगी। जरिश गर्ल्स वाशरूम से निकल रही थी जब अकब से फैडी ने उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा लिया। क्लोरोफॉर्म लगाया गया रुमाल रख दिया। वो पूरी आंखें खोले हाथ मारने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस पर नशा तारी हो रहा था। फैडी के साथ कुछ और लड़के भी थे जो आसपास नजर आ रहे थे। वो खामोशी से अकबी गेट से उसे बाहर ले गए। अगर मुंह खोला तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फैडी गार्ड के हाथ पर पैसे रखता हुआ गुर्राया। जी सर। वो भी उसकी बात मानने पर मजबूर था। बिना किसी हेलो हिज्जत के मान गया। वाइस दरवाज़ा खोलकर अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। फ़ोन निकालकर फैडी का नंबर मिलाता हुआ चलने लगा। फैडी, मैंने कोई बकवास की थी। गुस्सा अभी तक सर पर सवार था। हाँ तो मेरी जान, मैंने क्या कहा था। वो पुरसुकून सा बोला। क्या। वो अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। जो ही नज़र बेड पर पड़ी, आंखें फैल गई। जरी शोर से बेगाना बेड पर पड़ी थी। अब तो बाद में ही बात होगी तुझसे। वो मुस्कुराकर बोला। चल मजे कर, मैं मामा के पास जा रहा हूँ। उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वाइस लब दबाव से देखने लगा। सर दुपट्टे से बेनियाज था। वो पहली बार उसे इस तरह देख रहा था। वो खुलकर मुस्कुराता कोट उतारने लगा। जब तक वो चेंज करके वापस कमरे में आया तो वो होश में आ चुकी थी और सर थामे बैठी थी। कैसा लग रहा है यहाँ। वो उसके सामने बैठता हुआ बोला। वो चल कर पीछे हो गई। आंखें बाहर को निकल आई। तुम और मैं यहाँ कैसे। वो सर घुमाकर इस कमरे को देखने लगी। तुम्हें आराम से कहा था मैंने, लेकिन तुम्हें शायद शौक था इस तरह। वो बात अधूरी छोड़कर उसकी बाजू पकड़कर देखने लगा। छोड़ो मुझे प्लीज़, मेरे घर जाने दो। आज तो जैसे बेताब थे बहने को। हाँ चली जाना, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें अपने पास रखने का, लेकिन पहले मुझे मेरा काम तो करने दो। वो गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। वो अश्क बहाती फरियाद कर रही थी, लेकिन वो जालिम देव बना हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप बंद कर दिया। उसके आगे जरिश की तमाम तर मज़ाहमत दम तोड़ गई। सुबह के किरण के साथ वाइस की आंख खुली तो जरिश को देखने लगा जो बेसुध पड़ी थी। उठो, वो उसकी बाजू हिलाता हुआ बोला। वो किसी बेजान वजूद की मानद पड़ी हुई थी। यकदम उसे परेशानी होने लगी। जरीश, वो उसका चेहरा थपथपाता हुआ बोला। उसने जरीश की कलाई पकड़ी, नब्ज़ चेक करने लगा। ये तो बहुत मदम है, उसे कुछ हो तो नहीं गया।
وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا سوچنے لگا، اتنی صبح صبح فون کیا خیریت؟ احسن کی نیند میں ڈوبی آواز پر اسپیکر پر ابھری، ابو میرے رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ گھبراتی ہوئی بولی، خوش ہونا چاہیے پھر تمہیں تو۔ وہ تنا کر بولا، میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ وہ سسک کر بولی، بالکل تمہارا بدلا ہوا روپ دیکھ کر تو مجھے یہی لگتا ہے۔ وہ گردن دائیں بائیں کرتا ہوا بولا، تم تو ایسا مت کہو، یہ امید نہیں تھی تم سے۔ آواز مزید مدھم ہوگی، مجھے بھی یہ امید نہیں تھی تم سے۔ اب تم کیا چاہتی ہو، میں بابا سائیں کو بھیجوں؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، ہاں، تاکہ میں بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکوں۔ اسے کچھ ڈھارس ملی۔ پہلے تم اپنے دل سے پوچھ لو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا، کیا مطلب؟ وہ لچ گئی، کل تم شہر گئی تھی، وہ بھی حمزہ کے ساتھ۔ ضبط کے باوجود اس کی آواز بلند ہو گئی، امی نے بھیجا تھا مجھے۔ وہ روحان سی ہو گئی، مجھے نیند آ رہی ہے، شام میں چکر لگاؤں گا، تمہاری طرف تیار رہنا۔ اس کا بغیر جواب سنے ایسن نے فون بند کر دیا۔ نور شہزاد سے فون کو دیکھنے لگی، کیا کروں میں تمہارا؟ وہ فون بیڈ پر پھینکتی ہوئی بڑبڑائی، ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے زریش؟ وہ کہتے ہوئے ٹہلنے لگے، رات سے دن ہو گیا، اس کا کچھ معلوم نہیں ہوا۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ سوریا اشک بہاتی ہوئی بولی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ بدنامی کے ڈر سے نہ پولیس اسٹیشن جا سکتا ہوں، نہ ہی کسی سے استفسار کر سکتا ہوں۔ وہ انگلی سے آنکھ کا گوشہ صاف کرتے ہوئے بولے، 2 بار مشر کو فون کرنا تھا، شاید اب کچھ پتہ چل گیا ہو اسے۔ وہ آج سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عقل کو ہاتھ مارو، بیٹھے بیٹھائے اس بچی کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس نے تو خود کہا تھا اگر کچھ معلوم ہوا تو مجھے آگاہ کر دے گی۔ وہ خفگی سے بولے، تو کیا ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ وہ التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں اپنے طور پر دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں، لیکن کوئی سراغ بھی ہاتھ لگے تب نہ۔ ایسے کہاں جاؤں اتنے بڑے شہر میں؟ وہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے، اب مشر کو فون ملائے، میں بات کرتی ہوں، اسے شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ غائب تو یونیورسٹی سے ہوئی ہے نا؟ وہ ہاتھ پھیلاتی ہوئی بولی، یہ لو کر لو بات تم۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے بولے، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ نرس بغور زرش کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وہ لب کاٹتا زرش کو دیکھنے لگا۔ نرس زرش کی بازو دیکھ رہی تھی جہاں وائس کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کیا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ؟ وہ یکدم غصے میں آ گئی، کچھ بھی نہیں کیا میں نے، آپ بس چیک کریں یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ پہلی بار وہ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ ایسے تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پہلے پولیس کو بلانا پڑے گا، وہ تفتیش کرے گی، ان کے گھر والوں کو بلائے گی، اس کے بعد چیک کریں گے۔ وہ جیسے سمجھ چکی تھی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ تیش میں چلایا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیبن سے نکلتا ڈاکٹر ان کے پاس آئے، ڈاکٹر یہ دیکھیں، یہ چاہتے ہیں ہم ان کا علاج کریں۔ وہ زرش کی بازو ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ وہ زرش کو دیکھتے ہوئے وائس کو دیکھنے لگا، نرس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ کو ان کے گھر والے ہاسپٹل کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اس لیے آپ یہاں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں جب تک پولیس نہیں آ جاتی۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اور اگر تب تک یہ مر گئی پھر؟ اسے ان کی دماغی حالت پہ شبہ ہو رہا تھا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ہاسٹل نہیں۔ وہ کہتے ہوئے چل دیے، اسے صورتحال اپنے ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پولیس آئے گی، میڈیا بھی آئے گا، اور میں ہیڈ لائن بن جاؤں گا، بابا سائیں کی الیکشن ہے، وہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سوچنے لگا، اس کے پاس محدود وقت تھا، بابا صاحب سارے کام چھوڑ کر یہاں آ جائے، ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہ فون کان سے لگائے بول رہا تھا، نظر درج پر تھی جو اسٹریچر پر پڑی تھی۔ نرس اسے گھورتی جا چکی تھی۔ چھٹی کا دن اور صبح کا وقت تھا، جس کے باعث ہاسپٹل میں اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے نہیں بتا سکتا تھا، بس آپ جلدی آ جائیں، ہاں ہاسپٹل آئیے گا، میں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ یہ مر بھی سکتی ہے، نرس نے اسے شرم دلانی چاہیے، نہیں میں اسے نہیں مرنے دے سکتا۔ وہ نمی فہم میں سر ہلاتا ہوا بولا، وائز رضی حیات جیسا بھی انسان ہو لیکن قاتل نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا، تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی، اپنا منہ بند رکھو۔ وہ دہاڑا۔ وہ ہنکارا بھرتی زرش کو دیکھنے لگی، دل کی دھڑکن مدم سے مدم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے وائز پہ غصہ آ رہا تھا، چہرے سے یہاں تھا، کیا ہو گیا ہے، کیوں ہمیں اتنی جلدی میں بلایا ہے؟ رضی حیات ہانپتے ہوئے اندر آئے، بابا صاحب وہ ڈاکٹر سے بات کریں، آپ اس لڑکی کا علاج نہیں کر رہے۔ وہ شرمسار سا سر جھکائے ہوئے تھا، انہوں نے رخ موڑ کر اسٹریچر پر پڑی لڑکی کو دیکھا، پھر وائز کو، کیا ہوا اس کون ہے یہ بچی؟ انہیں خدشہ لاحق ہوا۔ وہ بابا صاحب، وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا، مجھے بتاؤ یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا؟ وہ جیسے سمجھ چکے تھے، ابھی پلیز آپ ڈاکٹر سے بات کریں، یہ مر نہ جائے۔ وہ چہرہ اٹھا کر التجائی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرس کو اشارہ کرتے ڈاکٹر کے کیبن میں چلے گئے۔ وہ ہاتھ مسلتا زرش کو دیکھنے لگا، میں قاتل نہیں ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اگلے 2 منٹ میں وارڈ بوائے اسٹریچر کو دکھیلتے اندر لے جانے لگے۔ رضی حیات چہرے پر قیاس طاری کیے باہر نکلے، وائز تم اس حد تک جا سکتے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا، یہ سب دیکھنا رہ گیا تھا کیا؟ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرو گے، اور پھر جانتے ہو نا الیکشن ہے، میڈیا ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ وہ مدھم آواز میں برہم ہو رہے تھے، بابا صاحب ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ وہ لب کاٹتا ہوا بولا، اتنی آگ لگی تھی تو کسی طوائف کو بلا لیتے، کسی معصوم کو سولی پر چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، ہاں تو ہو گیا نا، اب کیا کروں، گولی مار دوں خود کو؟ وہ ضبط کے آخری حدوں کو چھتا ہوا بولا، اب جو میں کہوں گا چپ چاپ مان لینا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تمہارے ساتھ بحث کرتا رہوں۔ وہ ہنکارا بھرتے بیٹھ گئے، اب پتہ نہیں کون سی بات منوانی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ٹہلنے لگا، کیسی حالت ہے اس کی؟ نرس کو باہر نکلتے دیکھ کر وائز آگے بڑھا، اب خطرے سے باہر، لیکن فی الحال وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں گی، ان کی ڈرپ مکمل نہیں ہوئی، ڈاکٹر آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ رضی حیات کو دیکھتے ہوئے بولے، جی ڈاکٹر صاحب میں نے فون کیا ہے، بس آتا ہی ہوں گا۔ آپ یہ بتائیں وہ بچی ہوش میں آ گئی ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، نہیں ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی، لیکن آپ بلا لیں انہیں کیونکہ آپ نے زبان دی ہے۔ وہ باور کروانے کے
فائل دیکھنے لگا۔ رضی حیات اس بات میں سر ہلاتے باہر نکلا، اس لڑکے کے گھر والوں کو بلاؤ ابھی۔ وہ وائس کو گھورتے ہوئے بولے، لیکن کیوں؟ وہ تو مجھ پر کیس کر دیں گے۔ ایک دم اسے خیال آیا، تو پہلے یہ خیال نہیں آیا تمہیں؟ اب بلاؤ انہیں، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ وہ خفگی سے بولے، نمبر کہاں سے لاؤں میں؟ وہ سوچتا ہوا ٹہلنے لگا، زرش کا فون۔ یہ خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کے دماغ میں گھومتا، بابا صحیح میں ابھی آتا ہوں، وہ کہتا ہوا ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ زرش کا فون اٹھا کر واپس ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ لیکن آپ کیوں بلا رہے ہیں انہیں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، ابھی جس مصیبت میں تم نے ڈالا ہے اسے نکالنا زیادہ اہم ہے، وہ کاٹدار لہجے میں بولے۔ وہ لب بھینچ کر نمبر تلاش کرنے لگا۔ ہیلو، وہ ہچکچاتا ہوا بولا۔ جی کون؟ اعتابی سے پوچھا گیا۔ زرش ہاسپٹل ہے، آپ پلیز فیصل ہاسپٹل آ جائیں، وہ رضی حیات کو دیکھتا ہوا بولا جا رہا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ لہجے میں بے قراری نمایاں تھی، اسے اپنا آپ مجرم معلوم ہو رہا تھا۔ جی بس آپ جلدی آ جائیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ آپ شرمندگی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ آنکھیں اچکے اسے دیکھے رہے تھے۔ اب بس بھی کر دیں، اگر دل نہیں بھرا تو سولی پر لٹکا دیں مجھے، جب سے آئے ہیں برا بھلا ہی کہہ رہے ہیں مجھے، جا رہا ہوں میں، خود ہی دیکھ لینا جو کرنا ہو۔ وہ برہمی سے کہتا قدم اٹھانے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پھولوں کے ہار چڑھائیں اس کارنامے پر؟ خبردار اگر تم کہے تو اس معاملے کو ختم کیے بغیر نہیں جا سکتے تم۔ وہ بولتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر کہتا سامنے چلا گیا۔ تمہاری پالی ہوئی ہے، وہ جل کر بولے۔ کہاں ہے زرش؟ کیا ہوا اسے؟ جنید صاحب بولتے ہوئے رضی صاحب کے پاس آئے۔ وائس ناگواری سے انہیں دیکھتا چلنے لگا۔ آپ اس بچی کے والد ہیں؟ وہ بولتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ جی کہاں ہے وہ؟ پلیز بتائیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے چینی سے بولے۔ جی آپ کی بچی تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ میری بات تحمل سے سنیں گے تو سب سمجھ جائیں گے۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ وائس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے، جی میں آپ دونوں کو پہچان چکا ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، آپ کی بیٹی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کر رہا ہوں، میں صاف صاف بولوں گا، اس سے غلطی ہوئی اور اب یہ اپنی غلطی سدھارے گا، آپ ہی پرسکون ہو کر سوچیں۔ وہ کہتے ہوئے واپس بیٹھ گئے۔ وائس پھٹی پڑی نگاہوں سے رضی حیات کو دیکھ رہا تھا، جو تنبیہ کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مطلب؟ جنید صاحب الجھ کر انہیں دیکھنے لگے۔ مطلب آپ سمجھ چکے ہیں۔ وہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ آپ چاہتے ہیں میں ایک ایسے انسان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ وہ ہذیانی انداز میں بولے۔ ٹھیک ہے، ایسے اپنی بیٹی کو لے جائیں، جس کے ساتھ چاہتے ہیں بیاہ دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ لمحہ بھر کر وہ خاموش ہو گئے۔ رضی حیات کی بات میں دم تھا، وہ آنکھوں میں نمی لیے سامنے دیکھنے لگے۔ عزت بچانے کے لیے انہیں یہ دلدوز فیصلہ لینا پڑا۔ وہ مڈل کلاس فیملی کے لیے عزت ہی اس کا کل سرمایہ ہوتی ہے، خود مر جانے کو تیار ہو جائیں گے لیکن عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولے۔ بابا صاحب یہ سب کیا ہے؟ وہ رضی حیات کو ایک طرف لے جاتا ہوا بولا۔ تم اپنی بکواس بند کر لو اور چپ چاپ یہ نکاح کرو، ورنہ ہم آگ کر دیں گے تمہیں جائیداد سے۔ ہم نے کہا تھا نا خاموشی سے مان لینا، اگر نہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، بھگتتے رہنا خود ہی۔ وہ خفگی سے بولے، اچھا ٹھیک ہے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ زرش سر چکائی بیٹھی تھی، وہ جنید صاحب سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ جرم کسی کا تھا اور وہ مجرم بن گئی تھی۔ اشک ٹوٹ کر اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ کس سے نکاح کروایا جا رہا ہے؟ کیوں کروایا جا رہا تھا؟ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ وہ پوچھنا بھی چاہتی تو الفاظ ساتھ نہ دیتے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ محمد وائز رضی حیات ولد رضی حیات حق مہر 1,00,000 روپے کی آپ کا قبول ہے؟ وہ چہرہ اٹھا کر جنید صاحب کو دیکھنے لگے، آنکھیں پتھر آ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے دیکھ کے اس بات میں سر ہلانے لگے۔ جی قبول ہے، الفاظ تھے کہ حلق میں پھنس رہے تھے۔ مزید 2 بار اسے پوچھا گیا اور مولوی صاحب وائز کی جانب متوجہ ہوئے۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب باہر جا چکے تھے۔ ایک ہی رات میں وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ آنسو دیکھے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی، منظر دھندلا رہے تھے۔ اس نے ہاتھ مار کے سائڈ سے کینچی اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ لی۔ ہماری بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی، ہمارا کل سرمایہ۔ جنید صاحب کی آواز اس کے کانوں میں باز گشت کرنے لگی۔ بند آنکھوں سے اشک روانہ تھے۔ خودکشی حرام ہے، نرسوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کینچی نیچے گرا دی۔ وہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ نرس انجیکشن تیار کر رہی تھی لیکن اس سے قبل ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے انجیکشن لگانے لگی۔ ہم دوبارہ آئیں گے، اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، رضی حیات گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے بولے۔ اچھا، اور میں گھر جا سکتا ہوں اب؟ وہ بیزاری سے بولا۔ ہاں جاؤ، لیکن اب میرے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا مت کر دینا۔ وہ خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کی گاڑی کو دور ہوتا دیکھنے لگا۔ اب سکون سے اپنی نیند پوری کر سکتا ہوں میں۔ وہ چابی نکالتا اپنی گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ ویسے ایک بات اچھی بھی ہے، اب جب دل کرے گا تو میں اپنے پاس بلا سکتا ہوں۔ اسے اپنے کیے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے سڑک پر ڈال دی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، وہ سپیڈ بڑھانے لگا تاکہ جلد سے جلد پہنچ سکے۔ وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ مس زرش، اب زیادہ مزہ آئے گا، وہ آنکھیں موند کر سوچنے لگا۔ اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ السلام علیکم خالہ، احسن اندر آتا ہوا بولا۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد شکل دکھائی، وہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولی۔ کہ بس بابا صاحب کے ساتھ کچھ مصروف تھا، وہ کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا حویلی میں کوئی نہیں؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟
वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाता हुआ बोला, हाँ बस ऐसे ही समझ लो। नूर अपनी ताई अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गई है। वो तासुस से बोली, हॉस्पिटल? लेकिन कैसे? वो बोलता हुआ सीधा हो गया। हमजा के साथ। जीरो, चाय लेकर आओ, वो बुलंद आवाज में बोली। नहीं रहने दे, चाय नहीं पीऊंगा मैं, वो स्पार्ट अंदाज में बोला। हमजा के जिक्र पर उसका मूड खराब हो चुका था। जी बाबा साईं, अच्छा मैं आता हूँ, बोलता हुआ खड़ा हो गया। क्या हुआ? मुतफक्र से हुई। मुझे जाना होगा, फिर कभी आऊँगा, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। बैठा भी नहीं आज तो। वो उसे नजरों से ओझल होता देख रही थी। जरीश आंखें बंद किए लेटी थी। बाएं हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। सुरैया जुनैद साहिब की अकब में चलती हुई आगे आ रही थी। आंखें अश्क बार थी। आहट पर जरीश ने आंखें खोल दी। उन्हें देखते ही आंखों में नमी तैरने लगी। जरीश, उन्होंने कहते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। अम्मी, वो सिसकती हुई रोने लगी। आंसू जो वो तन्हा बहा रही थी, अब उन्हें सहारा मिल गया था। बस मेरी बच्ची, बस, उसकी पूछ थपथपाती हुई बोली। पता नहीं कैसे ये आजमाइश है, वो शायद आह भरती हुई बोली। हौसला करो, अल्लाह बेहतर कारसाज है, जुनैद साहिब उनको देखते हुए बोले। जरीश हिचकियाँ लेती रो रही थी। उसके आंसू ने मजीद तकलीफ से दो चार कर रहे थे। बस अल्लाह पर भरोसा रखो। समझ नहीं आ रहा ये कैसी सूरत हाल है। अपनी इज्जत के बीमार होने पर सोग मनाएं या इसके निकाह होने पर शुक्र करें। वो चेहरा साफ करती हुई बोली। इनकी ट्रिप पूरी हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, नर्स अंदर आती हुई बोली। और इनके इलाज के पैसे? जुनैद साहिब आगे आते हुए बोले। उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, वो जरीश को एक नज़र देखती हुई बोली। आंखों में हमदर्दी और अफसोस था। 2 दिन बाद। यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मिशेल उसे झंझोड़ती हुई बोली। वो बुत बनी बैठी थी जब से हॉस्पिटल से आई थी, ऐसे ही ना कुछ बोल रही है ना खा रही है। सुरैया मुतफक्कर से बोली। आंटी, क्या मैं थोड़ी देर अकेले में बात कर लूँ? वो इजाज़त तलब नज़रों से देखती हुई बोली। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। अफसोस है अब तुम मुझसे भी बात नहीं करोगी, यही दोस्ती थी हमारी, उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। वो कमज़ोर पड़ रही थी। कुछ तो बोलो, चाहे गालियाँ दे दो, लेकिन कुछ बोलो तो सही। उसकी खामोशी खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो हिचकियाँ लेती मिशर के सीने से लग गई। आंसुओं में रवानी आ गई। मिशर की आंखें भी बरस रही थी। वो ज़ारो कतार हो रही थी। यार प्लीज़ चुप हो जाओ, वो उसकी पुछ तपकती हुई बोली। वो खामोश होने के बजाय मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। जरीश, पागल हो गई हो क्या? क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? और इस इंसान को देखो, ऐसे घूम रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं। वो उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ती हुई बोली। मेरे साथ क्यों हुआ ये? क्या उस दिन के लिए अपनी इज्जत की हिफाजत की थी मैंने? मैं ही क्यों? क्या गलती थी मेरी? वो अश्क बहाती बोल रही थी। पागल ऐसे नहीं कहते, ये खुदा के मामला थे, बंदा इसमें दखल नहीं दे सकता। वो इसका चेहरा साफ करती हुई बोली। तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं मेरे साथ? क्या मैं सबकी हकदार थी? मैं क्यों उसकी हविस का निशाना बनी? वो बेदर पे सवालात करती जा रही थी जिसके जवाब मिशेल के पास नहीं थे। अम्मी कहती है मैं बोलती नहीं हूँ। क्या बोलूँ मैं? बताओ, क्या बचा है मेरे पास? मैं मर चुकी हूँ, सिर्फ सांस है जो चल रही है। इतने बड़े हादसे के बाद तो शायद सांस भी रुक जाता हो। मैं न जाने कैसे अब तक जिंदा हूँ। इंसान ने मुझे जिंदा जिंदा दरगोर कर दिया है। वो आहें भरती बोल रही थी। वो यही चाहती थी कि जरीश अपने अंदर का गुबार बाहर निकाल दे। वो चेहरा हाथों में छुपाई पोट पोट कर रो दी। आ गए हैं साहिबजादे, वाइस को अंदर आते देख रजी हयात बोले। वह ग्रे टी शर्ट पर लेदर की ब्लैक जैकेट पहने हुए था। आंखों पर से गॉगल्स लगाए, सीना ताने चला आ रहा था। उसकी चाल से गुरूर टपक रहा था। न वो पशेमान था, ना ही चेहरे पर का मुलाल था। आपने बुलाया था? वो सोफे पर बैठता हुआ बोला। ना सलाम ना दुआ, बहुत खूब, गुलनाज सरदार बढ़ती हुई बोली। घर के तमाम अफराद इस वक्त मौजूद थे। वो लड़की कहाँ है? रजी हयात खफकी से देखते हुए बोले। अपने घर होगी, मुझे क्या पता, वो लापरवाही से शाने झुकाता हुआ बोला। तुम्हारी बीवी है बरखुरदार, और कान खोलकर हमारी बात सुन लो। रुख्सती करवा के उसे अपने साथ रखो। तुम्हें इतनी ढील इसलिए नहीं दी थी कि ये बदकारियाँ करते फिरो। दुनिया के सामने हमें जलील करवाने का शौक चढ़ा है नवाब साहब को। वो तैश में चिल्ला रहे थे। अच्छा भेज दें, पड़ी रहेगी कोने में। वो सोफे की पुश से टेक लगाता हुआ बोला। कुछ तो शर्म कर लो वाइस, ये तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी कि तुम लोगों की इज्जतों के साथ खेलो। गुलनाज तासुर से बोली। ओके बस, ही लेक्चर सुनने नहीं आया मैं। बाबा साईं ने कहा निकाह करो, मैंने कर लिया। अब वो कह रहे हैं रुख्सती करवाओ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं से जैसे मर्जी रखूँ, इस सब में आप दखल नहीं देंगे। वो उंगली उठाकर बोला। सोबिया बेचैनी से पहलू बदलती वाइस को देखने लगी। ये तुम हमारी ही शेप पर इतने चढ़ रहे हो? मुतन कर बोले। तो फिर अब इसका मकसद क्या? इतने आराम से आपकी बात मान रहा हूँ, क्या ये बहुत नहीं? वाई ब्रोच कर बोला। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बाकी सब खामोश थे। अनजान लड़की की वजह से उन्हें वाइद से अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना था। यार चाचू, समझाया करें अपने भाई को, बिला वजह ताव खाते रहते। होमो बनाता हुआ बोला। एहसन उसकी बात पर मधूम सा मुस्कुराया। अगर ये अदालत ख़त्म हो गई है तो मैं आराम कर लूँ या उल्टे कदम वापस लौट जाऊँ? वो खड़ा होता हुआ बोला। जाओ कमरे में, बाकी काम मैं तो जैसे हमसे इजाज़त तलब करते हो ना। वो हंकारा भरते दूसरी जानिब देखने लगे। शाम में मिलता हूँ तुमसे। वो एहसन के बाल बिखरता चल दिया। जब निकाह हो गया है तो फिर रुख्सत कर देना ही बेहतर है। कल को कोई आपसे सवाल तो नहीं करेगा ना? रजी है या सोचते हुए बोले। जुनैद साहिब बस बात में सर हिलाने लगे। हम वलीमे का फंक्शन कर देंगे, आप अपने मेहमानों को भी मदु कर लेना। बाकी कोई एतराज़ आपको? और रुक कर उन्हें देखने लगे। माली हैसियत अभी इजाज़त न देती थी कि वो कोई मामूली सा भी फंक्शन कर सके। सुरैया का जेवर बेच कर वह जरिश को बढ़ा रहे थे। अब घर में कुछ भी बाकी नहीं था, तो खामोशी से नफी में गर्दन हिलाने लगे। वाइस बाहर गाड़ी में इनका मुंतजिर था। जरी जिंदा लाश की मानत बन चुकी थी, जिसे जो कहा मान लिया, जहाँ कहा चल दी। आंखें खुश्क और वीरान थी। आखिर उनकी भी एक हद थी, और इन दिनों में वह तमाम हदूद को अबूर कर चुकी थी।
वाइस जेब में हाथ डाले चल रहा था। जरीश हिचकिचाती हुई अंदर आ गई। ये वही जगह थी जहाँ उसकी रूह के जिस्म को पमाल किया गया था। आंखें नमकीन पानियों से भर गई। वो मुड़कर उसे देखने लगा। वो सर झुकाए वहीं रुकी। आज मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, इसलिए तुम इस कमरे में चले जाओ और बाहर मत निकलना। वो आंखें सिकुड़े उसे देख रहा था। वो बिना कुछ कहे कमरे की जानिब चल दी। लगता है जुबान कर छोड़ कर आई है। तो बोलता हुआ अपने कमरे में आ गया। हाँ, साथ कब तक आएगा? वो फ़ोन कान से लगाता बेड पर गिर गया। यार ये क्या मजाक है, अब मैं आऊँ? मुंह बनाता हुआ बोला। अच्छा, कौन से रेस्टोरेंट बता? वो खड़ा होता हुआ बोला। मैं चेंज करके आऊँगा, इसलिए दिमाग मत खाना मेरा। वो खफकी से कहता फ़ोन बेड पर फेंक कर वार्डरोब खोल कर खड़ा हो गया। ब्लू शर्ट पर ग्रे लॉन्ग कोट पहना है। वो दिलकश लग रहा था। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर से लॉक कर लो। वो दरवाजे से अंदर झांकता हुआ बोला। वो जो सर घुटनों पर रख के बैठी थी, उसकी आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखने लगी। वो ताज्जुब से उसे देखने लगा, जो इस सर्द मौसम में फर्श पर बैठी थी। चेहरा तर था, लेकिन कमरे में नींद तरीक की थी, जिसके बायस वो देख न सका। वो इस बात में गर्दन हिलाने लगी। अजीब लड़की है, यूनी में तो ऐसे जुबान चल रही थी और अब वो झुरझुरी लेता बाहर निकल गया। हाय, वो कहता हुआ साथ से मिलने लगा। जेनी तुम? वो हैरान हुआ। हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वो घूरी से नवाजती हुई बोली। साद ने मुझे बताया नहीं कि तुम भी आ रही हो। वह जेनी से मिलकर बैठ गया। मेरे फ़ोन पर बात हुई थी। जब उसे मालूम हुआ कि हम बाहर जा रहे हैं तो ये भी तैयार होगी। साद वेटर को इशारा करता हुआ बोला। तुम सुनाओ, मान गई मंगेतर या नहीं? वह इस टांग पे टांग चढ़ाता हुआ बोला। हाँ यार, बस ना पूछ, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो सरदार भरता हुआ बोला। तो छोड़ देता, लड़कियों की कमी तो नहीं दुनिया में। वो बाई आंख दबाता हुआ बोला। तू कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन हम इतने बिगड़े नहीं हैं। वो मुंह बनाता हुआ बोला। चल पहले ऑर्डर कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे। वो जेनी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। रात के वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। लॉन्च में कदम रखते उसकी नज़र जरीश के कमरे पर पड़ी। उसने खाना खाया होगा। बेसाख्ता वो बोल गया। किचन में सब मौजूद था, खा लिया होगा उसने। वो लापरवाही से कहता अपने कमरे में चला गया। आपको क्या लगता है ये सही फैसला है? तरीकी में सर गोशी गूंजी। पता नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। जब निकाह किया तो रुखसत भी करना था। जुनैद साहिब सरदार बढ़ते हुए बोले। मेरा मतलब इस लड़के से जरीश का निकाह नहीं करना। सरैया हिचकिचाती हुई बोली। इज्जत भी तो बचानी थी ना? वह लाचारी से बोले। वो मेरी बेटी के लायक नहीं है। वो इश्क बहाती हुई बोली। हम सब मजबूर हैं, शायद किस्मत के हाथों। वो मदम आवाज़ में बोले। पता नहीं क्या लिखा है जरीश के नसीब में। उनकी आवाज़ मदम होती जा रही थी। बेगम, बस अल्लाह पर भरोसा रखें, इससे दुआ किया करें, क्योंकि वो वही बेहतर कारसाज है। वो खामोश होगी, शायद अल्फाज दम तोड़ गए थे। मैं तुम्हारे साथ यूं नहीं जाऊंगी। वह कमरे से बाहर निकलती हुई बोली। वो जो डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा। पहले बात सुन लो मेरी। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि नाश्ता कर लो, डिनर कर लो। घर में सब मौजूद है, जो खाना खाओ खा सकती हो। वो खड़ा होकर उसकी जानिब चलता हुआ बोला। ज़रूरत नहीं। वो बाई जानिब देख रही थी। हाँ, ताकि कल को तुम्हारे माँ बाप मेरे पास आ जाएंगे। उनकी बेटी को भूखा रख कर मार दिया मैंने। वो जेब में हाथ डालता चबा चबा कर बोला। ये तुम्हारा मसला नहीं है। उसका चेहरा देखने की रवादार ना थी। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, बीवी हो मेरी, जो मैं कहूँगा वही करोगी, समझी तुम? वो आगे बढ़ता फासला समेटने लगा। वो 2 कदम पीछे होगी। वाई शस्तुर साहब वहीं रुक गया। नाश्ता करो और चली जाना अकेले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। वो लम्ब खींच कर डाइनिंग टेबल को देखने लगी। भूख का एहसास हुआ तो 2 स्लाइस खाकर बाहर निकल गई। जरीश तुम ठीक हो? मिशेल उसके हमरा चलती है बोली। पता नहीं, वो आहिस्ता से बोली। फिर आंटी का फ़ोन आया था क्या तुम्हें? वैसे क्या देखती खामोश होगी। हाँ, लेकिन मैं अकेली आई हूँ, जैसे पहले आती थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भीगी। तुम ठीक हो? वो रुक कर उसके सामने आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रद्द अमल ज़ाहिर करूँ। इस इंसान की शक्ल देखती हूँ तो मुझे वो सब याद आता है। मैं कैसे भूल जाऊँ? उसने मेरी सिसकियों का दम तोड़ा था। उसने जो किया वो नाकाबिले फरामोश है, और अब उसे अपना शोहर मान लूँ? कैसे मिशेल, कैसे? वो मिशेल के गले लग के अश्क बहा रही थी। संभालो खुद को, हम जूनी में हैं। वो इसकी पुष्ट थपथपाती हुई बोली। डिपार्टमेंट की जाने बढ़ता वाइस उन्हें देखने लगा। आंखों में ताज्जुब था। अचरती निगाह जरीश पर डालता हुआ आगे चल दिया। वह सर झुकाए मशल के हमरा क्लास में दाखिल हुई। जरीश, ये देखो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे नोट्स बना दिए मैंने। दायम चौकी उनके आगे बैठा था, रुख मोड़ता हुआ बोला। थैंक यू। फीका सा मुस्कुराई। क्या कोई बात है? वो बारी बारी दोनों के चेहरे देखता हुआ बोला। नहीं, क्या बात होनी है? मिशेल मुस्कुराते हुए बोली। कुछ तो है, क्या छुपा रही हो तुम दोनों? वो घूरता हुआ बोला। तुम ऐसे ही सोच रहे हो, कुछ भी नहीं है। मिशेल ने उसे मुतमईन करना चाहा। उसकी नज़र जरीश पर थी, जिसका चेहरा हर शे बयान कर रहा था। अच्छा चलो, आज का बिल मैं दूंगा, जो दिल करे खा लेना कैफ़े से। वो मुस्कुराता हुआ बोला। क्लास ख़त्म हो चुकी थी। कुछ लोग क्लास में थे, कुछ बाहर निकल गए थे। सोच लो, बाद में ना कहना मेरी जेब खाली करवा दी। मिशेल मुंह बसोरते हुए बोले। अरे नहीं कहता, तुम कहाँ गुम हो? वो जरीश के सामने चुटकी बजाता हुआ बोला। सीट से उठता हुआ ये मंजर देख चुका था। उसकी बीवी थी, रिश्ता अनचाहा था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आने लगा। वो फ़ोन निकाल कर जरीश का नंबर मिलाने लगा। अनजान नंबर देखकर जरीश के पेशानी पर बल पड़ गए। उठा क्यों नहीं रही? ताइम खफकी से बोला। वो फ़ोन कान से लगाकर सामने देखने लगी। अभी उठो वहाँ से। जो ही नज़र वाई से मिली, स्पीकर पर उसकी आवाज़ सरसराई। उसे अपनी समात पर शुबा हुआ।
कौन? वो नज़रों का जाविया मोड़ चुकी थी। तुम्हारा शोहर, tina कर जवाब आया। घर जाकर बात करती हूँ, उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वाइज उस हरकत पर तिल मिला उठा था। तुम किससे बात कर रहे हो? कब से जैनी बोली। लंबे लंबे डग भरता जरीश के सर पर जाकर खड़ा हुआ। मिशेल और दाइम के साथ साथ जरीश भी हैरान थी। एक सुलगती निगाह दाइम पर डालता वो जरीश का हाथ पकड़कर चलने लगा। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान था। वाइज मेरा हाथ छोड़ो, वो बोलती हुई उसके हमरा चलती जा रही थी। वो बिना जवाब दिए यूनी से बाहर निकल आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा किया। ये सब क्या है? वो शस्तुर से उसे देखने लगी। गाड़ी में बैठो वरना मैं खुद बिठा लूँगा, वो खून ख्वार नज़रों से देखता हुआ बोला। वो दांत पीसती बैठ गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो घर में कदम रखते ही चिल्ला उठी। शर्म नहीं आती मेरी बीवी होते हुए उसके साथ खुशगपियों में महव थी? वह चबा चबा कर बोला। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकलते बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। वह जब्त करती हुई बोली। मैं जो मर्जी करूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाओगी। उंगली उठाकर दहाड़ा। मुझ पर हक क्यों जता रहे हो तुम? तुम्हारा हक माना तो दरकिनार मैं तुम्हारी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं हूँ। वह पेशानी पर बल डालते उसे देख रही थी। अपनी बकवास बंद रखो। बीवी हो तो मेरी, और मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। वो तिल मिलाकर बोला। औरतों पर हुक्मरानी शायद उसे विरासत में मिली थी। खून आखिर रंग तो दिखाता ही है। वो जितना हैरान होती उतना कम था। मुझे तुम जैसे इंसान से कोई बात ही नहीं करनी, वो कहती हुई कमरे में चलेगी। उसके अंदर जाते ही वास ने टेबल से गुलदान उठाया, ज़मीन पर पटक दिया। वो किरची किरची हो चुका था। जरीश बासानी आवाज़ सुन सकी थी। आखिर ये खुद को समझती क्या है? वाघ बकोला होता कमरे में चला गया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है।